है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि पिछले कुछ समय से हमारी जीएस ज्योग्राफी जीएस की सीरीज चल रही है, जिसमें हम सभी ग्रहों के बारे में जो संभावित प्रश्न बनते हैं उनको फैक्ट्स को एक्सप्लेन कर रहे हैं आपको, और लगभग समाप्त होने की कगार पे है। आज हमारा ग्रहों का एक आखिरी लेक्चर है, इसके बाद हम पृथ्वी पे आ जाएंगे। तो चलिए आज के लेक्चर को शुरू करते हैं। इससे पहले कि मैं लेक्चर को शुरू करूं, आपसे एक निवेदन है कि जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमको सपोर्ट करिए। और आप सब्सक्राइब करेंगे, आपको भी कुछ लाभ होगा। आपके पास हमारे वीडियो जो इंफॉर्मेटिव वीडियोस हैं वो समय पर पहुंच जाएंगे। तो चलिए वीडियो को एक सेकंड के लिए पॉज करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, धन्यवाद। उम्मीद है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। चलिए आज के लेक्चर को शुरू करते हैं। आज का हमारा ग्रह है नेपच्यून। नेपच्यून जो है वो सूर्य से आखिरी ग्रह है। ये हमारा सूर्य है। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न और नेपच्यून। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। ये हमारे इनर ग्रह हैं, ये हमारे आउटर प्लैनेट्स हैं, ये हमारे टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं, ये जोवियन प्लैनेट हैं, ये गैसीय जाइंट हैं, ये आइसी जाइंट्स हैं। तो हमारा आइसी जाइंट्स में केवल दो प्लैनेट है, यूरेनस और नेपच्यून। नेपच्यून हमारा आखिरी प्लैनेट है और नेपच्यून के बाद क्या है, क्यूपर बेल्ट है। अब आइए देखते हैं। नेपच्यून इज द फोर्थ लार्जेस्ट प्लैनेट। हमारे जो सौर मंडल है उसका चौथा सबसे बड़ा ग्रह है। पहला कौन सा है? जुपिटर, दूसरा सैटर्न, तीसरा यूरेनस, चौथा नेपच्यून। और अगर डायमीटर वाइज लें तो ये डायमीटर वाइज जो है फोर्थ है और मास वाइज ये थर्ड है। और पृथ्वी की तुलना में जो इसका द्रव्यमान है वो 17 गुना अधिक है। अभी हमने जब पिछले यूरेनस देखा था तो 14.5 गुना अधिक था। और जो पृथ्वी की तुलना में इसका व्यास है वो लगभग 4 गुना है। व्यास पृथ्वी की तुलना में, व्यास का मतलब होता है यहां से लेके यहां तक, और उसके बाद यहां से यहां तक इसका औसत निकाला जाएगा और वही उसका डायमीटर माना जाएगा। तो पृथ्वी की तुलना में उसका 4 गुना व्यास है और जो है 17 गुना जो है उसका मास है, द्रव्यमान है। चलिए अगली स्लाइड पे जाते हैं। चित्र आपने देख लिया। ये नीले रंग का प्लैनेट होता है। जब हम पृथ्वी से देखते हैं तो ये बहुत गाढ़ा नीले रंग का प्लैनेट होता है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। नेपच्यून हैज ए स्लाइट एक्सियल टिल्ट ऑफ 18.32 डिग्री। हमारी पृथ्वी का जैसे 23.5 डिग्री का टिल्ट है, वैसे ही नेपच्यून का 28.32 डिग्री का टिल्ट है अपने एक्सिस पे, जिसके कारण नेपच्यून पे सीजन होते हैं। अब तो आप ये समझ गए होंगे कि अगर एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है कि किसी भी ग्रह पे सीजन क्यों होते हैं, तो जो एक्सिस पे टिल्ट होते हैं उन्हीं में सीजन होता है। पृथ्वी पर सीजन क्यों होता है? क्योंकि वो अपने एक्सिस पे 23.5 डिग्री की टिल्ट है। लेकिन चूंकि इसका जो ऑर्बिट है वो बहुत बड़ा है, इसलिए जो यहाँ पर सीजन होते हैं बहुत लंबे लंबे होते हैं। एक सीजन लगभग 40 साल का होता है, क्योंकि ऑर्बिट बहुत बड़ा है। ये करीब 30 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दूरी पे जो है सूर्य से स्थित है। और इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो 47 डिग्री पे रोटेशनल एक्सिस पे टिल्ट है और केंद्र से कंजंक्शन में नहीं है, केंद्र की सिधाई में नहीं है। और ये जो अनयूजुअल मैग्नेटिक ओरिएंटेशन है, वैज्ञानिकों का मानना है कि जो इंटीरियर स्ट्रक्चर है इसका, वहां पर कुछ ऐसा है जिसके कारण इसकी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो टिल्ट हो गई है। जैसे मान लीजिए अर्थ है, केंद्र में उसके कोर है और कोर में क्या है? भारी मेटल्स, आयरन, निकल है। अब अगर कोई ऐसे ग्रह हो जिसके कोर स्लाइटली खिसका हुआ हो या कोर के बजाय साइड में भारी ग्रह हो, तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड भी खिसक जाएगी।
अब आप समझ गए कि वैज्ञानिकों का क्या मानना है कि उसके जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसके कारण उसकी मैग्नेटिक फील्ड किसकी हुई है अपने स्थान से। जो नेपच्यून का इंटरनल स्ट्रक्चर है, वैज्ञानिकों का मानना है कि उसमें 3 परतें हैं। पहला परत है हाइड्रोजन की परत है सबसे बाहरी, उसके बाद जो बीच में है उसमें वाटर, अमोनिया और मीथेन आइस है, और जो कोर है उसमें सिलिकेट और मेटल्स हैं। अर्थात 3 लेयर हैं। पहली लेयर में क्या है, हाइड्रोजन, दूसरी लेयर में मीथेन और ये अमोनिया, और तीसरी लेयर में क्या है, सिलिकेट्स और मेटल्स हैं। और इसको जो है आइस जाइंट की श्रेणी में रखा गया है। पहला आइस जाइंट कौन सा था, यूरेनस, और दूसरा आइस जाइंट मतलब बर्फीला दानव कौन सा है, वो है नेपच्यून। बर्फीला दानव नेपच्यून है। क्यों? क्योंकि ये सूर्य से इतनी अधिक दूरी पे है कि वहां पे सूर्य की प्रकाश तो पहुंचता है लेकिन ऊष्मा नहीं पहुंच पाती है, इस कारण वहां हमेशा बर्फ जमी रहती है। नेपच्यून का जो सबसे बड़ा उपग्रह है वो ट्राइटन है, ट्राइटन, और ये नेपच्यून के अपोजिट डायरेक्शन में अपनी ऑर्बिट में चलता है। मतलब ये इसको कहते हैं रेट्रोग्रेड ऑर्बिट, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ नेपच्यून रोटेशन। मतलब अगर नेपच्यून जो है वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो वो क्लॉकवाइज घूम रहा है, लगभग ऐसे। दिस अनयूजुअल ऑर्बिट सजेस्ट ट्राइटन में हैव ओरिजिनली बीन ए क्यूपर बेल्ट। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये संभव है कि जो ट्राइटन है, जो इनका उपग्रह, वो कभी क्यूपर बेल्ट में ऐसे कॉमेट रहा होगा, लेकिन इसके नेपच्यून के ग्रेविटेशनल पुल में आ गया और वो चक्कर लगाने लगा और उसका उपग्रह बन गया। अगर वो उसी का मटेरियल होता, उसके साथ शुरुआत से होता, तो ये हर हाल में संभव है कि वो उसके जैसे जो रोटेशन जिस दिशा में वो कर रहा है उसी दिशा में उसका उपग्रह भी रोटेशन करता। The vivid blue color of Neptune is primarily due to presence of methane. मीथेन के कारण ही नीला रंग आता है। हमने यूरेनस में भी देखा था कि वहां पर नीला हरा रंग था, मीथेन के कारण था। और विविड ब्लू कलर मतलब गाढ़ा नीला रंग। गाढ़े मीथेन क्या करता है कि रेड और ऑरेंज और येलो इन सब रंगों को एब्जॉर्ब कर लेता है और जो नीला रंग है उसको रिफ्लेक्ट कर देता है। तो जब हम तक कि नीला रंग आता है तो हमको वही नीला दिखाई देता है। नेपच्यून शेड ऑफ ब्लू इज मोर इंटेंस देन यूरेनस। नेपच्यून का जो ब्लू कलर है वो उससे ज्यादा गाढ़ा है यूरेनस से, क्योंकि वैज्ञानिकों का मानना है कि मीथेन के साथ साथ कोई एक कंपोनेंट और है जो इसके गाढ़े रंग को बढ़ा रहा है, रंग की तीव्रता को बढ़ा रहा है। जबकि हमने देखा था यूरेनस के केस में देखा था कि वहां पर भी मीथेन थी, लेकिन जो ग्रे का कलर था वो नीला हरा था। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। जैसे कि हमने जुपिटर पे देखा था ग्रेट रेड स्पॉट, फिर हमने देखा था ग्रेट व्हाइट स्पॉट। अब यहाँ पर ये देख लीजिए ग्रेट डार्क स्पॉट है, और ये जितने भी स्पॉट इस तरह के दिखाई देते हैं या तो ये क्लाउड होंगे या तो स्टॉर्म होंगे। तो यहाँ भी स्टॉर्म है। कुछ स्टॉर्म यहाँ पे छोटे छोटे होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो सालों साल चलते हैं, बड़े आकार के। अब एक प्रश्न और उठता है कि हम सभी को लगता है कि चूंकि सन से यूरेनस ज्यादा पास है, नेपच्यून ज्यादा दूर है, तो कौन सा ग्रह ज्यादा ठंडा होना चाहिए? स्वाभाविक सा उत्तर है कि नेपच्यून ज्यादा ठंडा होना चाहिए, पर ऐसा है नहीं। यूरेनस ज्यादा ठंडा है। क्यों? यूरेनस हैज कोल्डर टेम्परेचर देन नेपच्यून, क्योंकि नेपच्यून जो है वो अपने अंदर से भी कुछ ऊष्मा निकाल रहा है। वो जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है उससे ज्यादा बाहर इमिट कर रहा है, जबकि यूरेनस क्या है कि पूरी ऊर्जा अवशोषित कर लेता है और अंदर से बाहर की ओर कोई ऊर्जा आउटवर्ड फ्लो नहीं है। जबकि नेपच्यून में ऊष्मा का आउटवर्ड फ्लो है, जिसके कारण जो ऊर्जा आई वो भी रिफ्लेक्ट हुई और कुछ और हमने उसमें ऐड कर दी तो गर्म हो जाएगा तापमान। अर्थात अब हमारे प्रश्न का उत्तर मिल गया कि कोल्डेस्ट प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम इज यूरेनस।
दूसरी प्रश्न है, हॉटेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम, वीनस। नेपच्यून हैज ऑराज, जैसे कि पृथ्वी में ऑरा था और जुपिटर में था, सैटर्न में था, उसी तरह नेपच्यून में भी ऑरोरा है। और ऑरोरा क्यों बनते हैं? जो मैग्नेटिक फील्ड है, जहां जहां पर मैग्नेटिक फील्ड है स्ट्रॉन्ग, वो सोलर विंड्स को, सौर कोनों को अपनी ओर आकर्षित करके कुछ ऐसा रिएक्शन होता है कि जिससे कि रंग बिरंगी छटा बन जाती है। जबकि जो इनका जो अरोरा है वो पृथ्वी की तरह बहुत ज्यादा विजिबल नहीं है, हल्का है। उसका कारण क्या है कि वहां तक पहुंचती पहुंचती सौर पौने भी कमजोर पड़ जाती हैं। एक और खासियत है नेपच्यून की कि नेपच्यून एंड प्लूटो हैज 3:2 ऑर्बिटल रेजोनेंस। यही कारण है कि ये टकराते नहीं हैं, नहीं तो नेपच्यून और प्लूटो का जो ऑर्बिट है वो एक दूसरे को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, लेकिन जितने देर में नेपच्यून 3 चक्कर काटता है, प्लूटो उतनी देर में 2 चक्कर काटता है। और इसीलिए नेपच्यून चक्कर काट के निकल जाता है, प्लूटो उसके बाद से गुजरता है। और इसी के जो ग्रेविटेशनल रिलेशनशिप है, इसी के कारण वो आपस में टकराते नहीं हैं। लेकिन इसी कारण से प्लूटो की ग्रह के रूप में मान्यता ही चली गई, यही जो इंटरसेक्शन है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। नेपच्यून मार्क्स द इनर एज ऑफ क्यूपर बेल्ट। जो हमारी क्यूपर बेल्ट शुरू होती है, जब हमने सोलर सिस्टम वाला पार्ट पढ़ाया था तो हमने कहा था 4 ग्रहों के बाद एस्टेरॉयड बेल्ट है और फिर 8 ग्रहों के बाद क्या है, क्यूपर बेल्ट है। क्यूपर एस्टेरॉयड बेल्ट से एस्टेरॉयड आते हैं सूर्य की तरफ, और क्यूपर बेल्ट में जो कमेट्स हैं वो हमारे सौर मंडल में प्रवेश करते हैं। तो जो ये हमारा जो ये नेपच्यून ग्रह है वो बिल्कुल क्यूपर बेल्ट से टच कर रहा है। Its gravitational influence affects the orbits of object at this distance region। तो जो इसका जो ग्रेविटेशनल पुल है, जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि इसका द्रव्यमान पृथ्वी से ज्यादा है, इसका आकार पृथ्वी से ज्यादा है, तो स्वाभाविक है कि इसका ग्रेविटेशनल जो प्रभाव है वो भी बाहर होगा। तो जो क्यूपर बेल्ट के जो वो है हमारे कॉमेट्स, उनको भी ये उनका रिवॉल्यूशन भी प्रभावित करता है। एक्सट्रीम कोल्ड, लैक ऑफ सॉलिड सरफेस एंड हाई रेडिएशन एनवायरनमेंट, नेपच्यून मानव के रहने के लिए सुटेबल नहीं है। और सबसे बड़ा कारण जो है कि वहां पर सरफेस ही नहीं है। जब सरफेस नहीं है तो मनुष्य चले फिरेगा कहां पर, अपनी दैनिक गतिविधियां कहां करेगा। अगला पॉइंट, नेपच्यून इमिट्स मोर हीट देन इट रिसीव्स फ्रॉम द सन। इस पॉइंट को अभी 2 स्लाइड पहले हमने बताया था कि चूंकि वो ऊर्जा ज्यादा इमिट करता है सूर्य से रिसीव करने के तुलना में, इस कारण वो यूरेनस की तुलना में गर्म है। वो क्यों है? क्योंकि जो इनसाइड जो प्लैनेट के अंदर में कहीं कुछ फ्रिक्शन हो रहा है, वैज्ञानिक कहते हैं, लेकिन इसका एग्जैक्ट रीजन नहीं मालूम है। लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि कहीं पर कुछ फ्रिक्शन हो रहा है जहां से ये हीट निकल रही है। वैज्ञानिकों का यह भी मानना है, जो उन्होंने ऑब्जर्व किया है, कि जो नेपच्यून की रोटेशनल स्पीड है वो लगातार धीरे धीरे बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? ये सभी कारण अभी ज्ञात नहीं है। इन सब कारणों पे अभी साइंटिस्ट मौन है। उसका कारण क्या है कि हमसे तो बहुत दूरी है, हम बहुत ज्यादा वहां पर हमने अभी मिशन किए नहीं है। दूसरी बात, अगर हम कभी वहां पर कोई स्पेसक्राफ्ट उतारने की सोचे तो वहां सतह सॉलिड नहीं है, वहां हम उतर नहीं पाएंगे। तो जो हमारे इतनी दूर वॉयेजर 2 गया था, उसी ने कुछ फोटो भेजी है, उसके बारे में वही हम जानते हैं। बाकी उसके अतिरिक्त हमारे पास बहुत ज्यादा रिसर्च इसके ऊपर नहीं हो पाई है। तो नेपच्यून के ऊपर यही प्रश्न बनते थे। एक तो ये बनता है कि जो हीट ज्यादा प्रोड्यूस करता है, दूसरी बात कि ये दूर होने के बावजूद सबसे ठंडा नहीं है, एक ये प्रश्न बनता है। और ये नेपच्यून और प्लूटो की कक्षा एक साथ कोइंसाइड करती है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, ये एक प्रश्न बन जाता है। बस यही सब प्रश्न बनते हैं इसके ऊपर। चलिए इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। जितने महत्वपूर्ण हमारे लिए मरकरी, वीनस, मार्स, जुपिटर, सैटर्न हैं,
उतने ज़्यादा क्वेश्चन यूरेनस और नेपच्यून से आने की संभावना कम है। लेकिन जब कभी कोई एक क्वेश्चन आना होता है तो कोई कह नहीं सकता पक्का कि 8 ग्रहों में से किस पर आ जाएगा। पृथ्वी पर तो आएंगे, पृथ्वी के ऊपर तो कई क्वेश्चन आएंगे, लेकिन बाकी 7 ग्रहों में एक क्वेश्चन जरूर आएगा किसी न किसी पे, तो वो किसी पर भी आ सकता है। तो बेहतर ये है कि हम 7 ग्रहों को जो 10-20 मिनट के वीडियो हैं उनको देख लेते हैं और अपना रिवीजन कर लेते हैं। चलिए लेक्चर को समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि आपने हमारा वीडियो लाइक कर लिया होगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। धन्यवाद मित्रों।